Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन देख लिया था, नेस्टिक मूवमेंट भी हम समझ चुके थे। ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप्स मैंने बताया था, वहां पे एक टेबल बताया था। अब उसी को ना एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है क्या, फोटोट्रॉपिज्म। आपने अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो, हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है, तो फोटोट्रॉपिज्म, या इसी को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलो या फोटोट्रॉपिज्म बोलो, वो आर सेम थिंग। क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये है क्या, तो ये प्लांट के पार्ट का रिस्पॉन्स है टू द लाइट। यहाँ पे स्टिमुलस कौन होगा, फोटोट्रॉपिज्म में। फोटोट्रॉपिज्म में आप चाहो तो हिंट के लिए लिख सकते हो कि यहाँ जो स्टिमुलस होगा वो कौन है, तो लाइट है। यही तो है फोटोट्रॉपिज्म, अगर मैं एक लाइन में इसे बताना चाहूँ तो। क्लियर है ना। तो सिंपल सा लिख लेना, द रिस्पॉन्स ऑफ plant parts to the light। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इज कॉल्ड व्हाट, तो फोटोट्रॉपिज्म। यहीं पे समझोगे कि अगर ये रिस्पॉन्स लाइट की तरफ है तो क्या कहलाएगा। तो यहीं पे चाहो तो लिख लेना, if the response is towards the light, तो ये क्या कहलाएगा, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहीं पे समझना, एक एग्जांपल भी लिखोगे इसके साथ साथ। देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में कौन है, आप सोच के बताना। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है, तो ध्यान से लिख लोगे इसको, स्टीम shows पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, बोथ आर सेम थिंग ना। तो स्टीम क्या कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। किधर, तो जिधर की ओर लाइट होता है ना उधर ही ये बेंड करता है। क्लियर है। अब देखो आगे लिखना है इसी में, दूसरा लिख लेना पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे कि इफ द रिस्पॉन्स इज अवे फ्रॉम लाइट, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना, ये क्या कहलाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल बताओगे आप, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लोगे रूट जो है, रूट शोज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो समझो। एक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द टर्म फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना। अब देखो एक और यहाँ क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि मैकेनिज्म समझाओ, फोटोट्रॉपिज्म का मैकेनिज्म समझाओ, यानी ये फोटोट्रॉपिज्म हो कैसे रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो फोटोट्रॉपिज्म का क्या देखने वाले हैं, तो मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ये आपने लिख लिया है ना, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ आपको मैकेनिज्म। तो इसी फोटोट्रॉपिज्म में हमें क्या समझना है, तो मैकेनिज्म समझना है। अब देखो मैकेनिज्म समझने के पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ यहाँ साइड से। देखो वो क्या है, तो एक हार्मोन है बाबू, ध्यान से सुनना, ऑक्सिन। अभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया है। अभी देखो ये जैसे ही मूवमेंट खत्म होगा ना, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा प्लांट में ही है ना अभी। तो प्लांट में शुरू होगा हॉर्मोन्स, यानी फाइटो हॉर्मोन्स। वहां पे हमें टोटल 5 हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। क्लियर है ना। इसके बारे में सिंपल सा कुछ पॉइंट्स है वो याद कर लो,
क्योंकि उसका यूज करने जाएंगे, हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में फोटोट्रोपिज्म के मैकेनिज्म को समझाने में। तो अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे तो फिर आपको फोटोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो इसे समझने की कोशिश करना। ऑक्सीन एक ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है। और तुम बताओ कि जो तुम ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे हो वो भी तो एक ग्रोथ मूवमेंट है ना, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। देखो नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में ना ग्रोथ होता है। ग्रोथ की वजह से ही वो मूवमेंट शो करता है। और ग्रोथ जहाँ हो रहा है तो वहां देखो ऑक्सीजन तो आएगा ही। यहाँ पे एक बेसिक, यहाँ पे मतलब एक बेसिक फंडा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक हार्मोन है जो क्या करवाएगा, तो ग्रोथ करवाएगा। अब देखो ऑक्सीजन की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन कोई सिंगल हार्मोन भी नहीं है, ये भी याद रखना। ऑक्सीजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसमें ढेर सारे हार्मोन्स आते हैं। क्लियर है ना? वो सब बताऊंगा मैं आगे के क्लासेस में, अभी नहीं। तो यहाँ देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के बारे में एक और पॉइंट याद रखोगे आप कि ऑक्सीजन उस एरिया में ज्यादा जमा होना पसंद करता है जहां पे लाइट की कमी हो। आ रहा है समझ में? जैसे देखो अगर ये स्टीम है, ध्यान से समझना, तो शुरू शुरू में ऑक्सीजन तो ऐसे है, देखो चारों तरफ फैला हुआ है ऑक्सीजन। क्लियर है ना? क्योंकि लाइट कहां से, ऊपर से आ रहा है मान लो, तो अगर ऊपर से लाइट आ रहा है तो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन अगर मान लो इस साइड से लाइट आ रहा है, क्लियर है ना, तो ध्यान से देखना, अगर इस साइड से लाइट आएगा ना तो क्या होगा कि इस वाले पोर्शन में, ध्यान समझोगे, इस वाले पोर्शन में तो लाइट पड़ेगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में लाइट पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो पता है कैसे हो जाएगा? तो देखो इसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया है और आगे के पोर्शन में बहुत ही कम गया। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इधर ऑक्सीजन का डिपोजिशन बढ़ गया है। क्लियर है ना? क्योंकि इधर लाइट बहुत ही कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और इस रीजन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। इसकी टेंडेंसी होती है। इतना क्लियर हुआ आपको? ये क्या है, तो ये इधर से क्या आ रहा है, तो सनलाइट आ रहा है। क्लियर है ना? ये क्या आ रहा है, तो लाइट आ रहा है। लाइट ही तो स्टिमुलस होता है ना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में। तो लाइट आया इधर से, तो ऑक्सीजन किधर डिपोजिट हो गया, उसके जस्ट अपोजिट साइड। अब देखो यहीं पे समझ लेना आप, यहाँ देखो पहले हमारा स्टीम एक ओवरऑल था, पहले वाला केस देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिपोजिटेड था। क्लियर है ना? इस तरीके से यूनिफॉर्मली था, कहीं भी ज्यादा कम नहीं था। तो इसका ओवरऑल ग्रोथ कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर है ना? ओवरऑल ग्रोथ कैसा होता चला जाएगा, सीधा होता चला जाएगा। लेकिन अब देखो केस हो गया है थोड़ा सा अलग। अब इस स्ट्रीम में ना देखा जाए तो दो पार्ट यहाँ पे तुम समझ सकते हो इस तरीके से। देखो मैंने इस पार्ट को इधर दिखाया है और इस वाले पार्ट को इधर। तो इधर वाले में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मैं दिखा देता हूँ, इस वाले पार्ट्स में ऑक्सीजन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। समझ में आ रहा है ना आपको? इस वाले पार्ट्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा और इस वाले पार्ट्स में ऑक्सीजन बस बहुत ही कम है, ऐसे। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, इस वाले पार्ट का ग्रोथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पार्ट। एक ही स्टीम है, उसी का आधा रीजन जो लाइट में नहीं है उसके अपोजिट साइड में है, उधर ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो लाइट के तरफ है उधर ग्रोथ क्या होगा, तो कम होगा। तो ये फाइनल कुछ ऐसा होगा, इसे इमेजिन ही करोगे नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसे बिल्कुल इमेजिनेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे करके थोड़ी ना दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली थोड़ी ना यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इमेजिन करके देखना कि इधर ग्रोथ हो गया ज्यादा और इधर हुआ नहीं। तो इस वाले ने इसे इसे सप्रेस करना चाहा ना, इधर ग्रोथ ही नहीं हुआ, सिर्फ एक तरफ हो गया। तो ये फाइनली क्या होगा, इधर वाला ऐसे दबाएगा इसको और ये बोलेगा नहीं हम तो बढ़ते चले जाएंगे, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये इसको दबाता चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, इस तरीके से बेंड कर जाएगा। ये इसका फाइनल जो होगा वो क्या होगा, ये कर्वेचर मूवमेंट लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आ रहा है समझ में? यही तो है फोटोट्रोपिज्म। आ गया ना समझ में? इसे चाहो तो बना भी सकते हो, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है यहाँ पे। क्लियर है? तो याद रखोगे ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ करवाता है, सेल का एलोंगेशन करवाता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन वहां पे जमा होना पसंद करता है जहां पे लाइट की क्या हो, कमी हो। जहां लाइट बहुत ज्यादा हो वहां वो डिपॉजिट नहीं होगा।
क्लियर है ना। तो पीछे लाइट कम था, पीछे चला गया, पीछे का ग्रोथ ज्यादा हुआ, आगे का कम हुआ, उसने सप्रेस किया, उसको दबाया, कंप्रेस किया और पीछे का ग्रोथ होता चला गया। तो फाइनली वो क्या हुआ, लाइट की तरफ बेंड होता चला गया। ठीक है ना। तो इसको लिखोगे यहीं पे साथ साथ, लिख लोगे। इसके मैकेनिज्म में क्या देखने जा रहे हैं हम, मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं ना। क्या देखने जा रहे हैं हम, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन से ही शुरू करेंगे। तो लिखोगे ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन which causes growth in plant पार्ट्स, जहां भी पाए जाएंगे वहीं पे, और खास करके पाए जाएंगे कहाँ पे, तो जो एपिकल पार्ट्स होते हैं ना, जो एपिकल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है एक्चुअली। क्लियर है ना। ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन विच कॉजेज ग्रोथ इन प्लांट पार्ट्स। इसी में लिखना बट इट प्रीफर्स टू accumulate मीन्स जमा होना है ना, but it prefers to accumulate in those regions of plants where there is less light, जहां पे लाइट की कमी हो वहां पे ये जमा होना पसंद करेगा। अब देखो अगला यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर लोगे। देखो कंडीशन क्या हुआ, तो हम एक कंडीशन देखते हैं कि जब सनलाइट बिल्कुल टॉप से पड़ रहा हो। क्लियर है ना। तो लिखोगे व्हेन सनलाइट फॉल्स फ्रॉम टॉप, बिल्कुल ऊपर से पड़ रहा है सनलाइट, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ जो स्टीम होंगे वो क्या है, इक्वल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इक्वल लाइट रिसीव करेगा। व्हेन सनलाइट फॉल्स फ्रॉम टॉप, ऑल द पार्ट्स, ऐसे लिख लो, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्टीम, चलो ठीक है, रिसीव्स इक्वल लाइट। जब इक्वल लाइट मिलेगा तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। रिसीव्स इक्वल लाइट एंड ऑक्सीजन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, और इसी की वजह से क्या होगा, ग्रोथ जो है ना वो स्ट्रेट होगा। हेंस द स्टीम ग्रो स्ट्रेट। स्टीम क्या होगा, तो स्ट्रेट ग्रो करेगा, सीधा ग्रो करेगा। लेकिन अगर सनलाइट किसी एक डायरेक्शन से आया तो हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, वहां ज्यादा ग्रोथ कर लेगा और वो सन की तरफ बेंड हो जाएगा। तो यही फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना, बट इस तरीके से लिखना, बट when the light comes from any one direction, किसी एक डायरेक्शन से आएगा। आ रहा समझ में, when the light comes from any one direction, तो क्या होगा, the oxygen gets accumulated in the region which is opposite to the light। जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है
विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है ना, विच इज अपोजिट टू द लाइट। और इधर क्या होगा, तो ग्रोथ भी ज्यादा होगा। इट कॉजेज more growth in that region and hence, और इसी का रिजल्ट है कि वो स्टीम क्या होगा, वेंड कर जाएगा, एंड हेंस वेंडिंग ऑफ स्टीम टुवर्ड्स लाइट टेक्स प्लेस। और क्या होगा, तो लाइट की तरफ वो स्टीम क्या हो जाएगा, तो वेंड हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फोटोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म। क्या हुआ, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, लेकिन वो कहाँ जमा होना पसंद करेगा, जहां पे लाइट की कमी हो। और देखो अगर ऊपर से लाइट पड़ रहा है ओवरऑल, तो स्टीम के चारों डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का डिसिपेशन हो रहा है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और फाइनली जो स्टीम का ग्रोथ है वो सीधा हो रहा है। लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन से आ गया, तो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, और इसी की वजह से वो उस लाइट की तरफ वेंड कर जाएगा। क्लियर हुआ ना, सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रोपिज्म। इसे जल्दी से नोट करोगे, फिर देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक मूवमेंट होंगे ना जहाँ पे हमें मैकेनिज्म समझने की जरूरत होगी, कुछ कुछ में तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, वो पूछेगा भी नहीं आपसे। जहां भी पूछने लायक होगा एग्जाम में, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है ना, इतना जरूर भरोसा होना चाहिए एक टीचर पे, ठीक है ना। तो देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो जियोट्रॉपिज्म देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं क्या हम, जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में कुछ नहीं है, सिंपल है, ग्रेविटी। यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस कौन होगा, ग्रेविटी होगा, और ग्रेविटी स्टिमुलस है, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्या है, जियोट्रॉपिज्म। यहीं पे एक पॉइंट और आएगा, अगर ग्रेविटी के साथ है, मतलब ग्रेविटी की तरफ है, तो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे ग्रेविटी नीचे से लग रहा है ना, और नीचे ही है जा रहा है, रूट देखो नीचे ही जा रहा है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन स्टीम देखो, ग्रेविटी नीचे की ओर उसको खींचना चाह रहा है, लेकिन स्टीम बोल रहा है नहीं, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। यानी वो क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। सो अपोज कर रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ समझने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि देखो ध्यान से समझना कि जैसे स्टीम है, रूट है, दोनों का अपना अपना ग्रोथ है। क्लियर है ना। अब स्टीम में क्या हो रहा है कि वहां फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी तो वहां मतलब एक तरह से चल रहा है ना। लेकिन अगर रूट में देखा जाए, तो रूट पे तो लाइट पड़ ही नहीं रहा, तो वहां तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट तो मतलब कि वहां एप्लीकेबल होगा भी नहीं, तो वहां पे बेसिकली जियोट्रॉपिक मूवमेंट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इधर देखें तो इधर जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक दोनों ही एप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर है ना। लेकिन अगर एक तरीके से आप समझना चाहो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है ना, वो एक तरह से ओवरकम कर रहा है उस जियोट्रॉपिक मूवमेंट को, या उस पे हावी हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो उस वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल देखना चाहो, तो सिंपल सा बोल सकते हो कि रूट जो होगा, देखो वहां जो लिखा था ना हमने पॉइंट, उसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे रूट जो होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पीछे हमने लिखा था रूट शोज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना। और अगर स्टीम की बात करें तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है। तो लिखना है इसमें द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना। यहीं पे पॉइंट लिख लेना बस एक, कि जो रूट होते हैं, रूट सोर्स
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना? अब हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉइंट्स लिखना नहीं है, इतना लिख लिए हैं हमारे लिए काफी है। क्लियर है ना? तो इतना समझ गया आप। जियोट्रॉपिज्म का मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आप सिंपल सा समझते हो कि ग्रेविटी जो होता है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बस वही रीजन है। लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर फिर स्टीम क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? तो वहाँ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी तो लग रहा है ना, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ एनर्जी का यूज हो रहा है, कुछ अलग मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो थोड़ी ना चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसे भी फ्री छोड़ दिया जाए तो फिर वो भी नीचे ही चला जाएगा। जैसे अगर प्लांट फिर मर जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर क्या होगा? नीचे ही चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज अलग है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझ गए कि क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। आराम समझ में। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, जियोट्रॉपिज्म हो गया ना, इसके बाद लिखते हैं हम कीमोट्रॉपिज्म। यही था ना लिस्ट में, या हाइड्रोट्रोपिज्म था? चलो कोई नहीं, आगे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है ना? तो कीमोट्रोपिज्म देखो, ये इसमें ना एक ही लाइन पढ़ना है और वो एक लाइन से सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है ना? किसी से क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं, कीमोट्रोपिज्म से खास करके क्वेश्चन पूछ ही देता है लगभग। तो इसे समझ लेना, कीमोट्रोपिज्म है क्या? तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टू सर्टेन केमिकल्स। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहाँ शो किया जाएगा वो बेसिकली हमें समझना है। बाकी तो लिख ही देंगे ना हम बाद में, पहले समझना है हमें। तो ध्यान से देखो, आपने पिछले क्लास में या शायद 8th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, वैसे 10th में भी पढ़ना है। हमें इस चैप्टर के बाद रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फ्लावर का रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। तो फ्लावर में देखो, सिंपल सा समझोगे आप। पॉलिनेशन तो आप समझते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं जरा सोचना, देखना ध्यान से। एक सिंपल सा बस फिगर बना रहा हूं मैं। ये इस तरीके से, ये ज्यादा हो गया नहीं? क्लियर है ना? अब इसमें ये समझ लो, समझ रहे हो ना, मैंने फ्लावर का बीच वाला पार्ट बनाया है, फीमेल पार्ट है एक्चुअली। अब यहाँ पे समझोगे, इस वाले पार्ट में पोलन ग्रेन्स आते हैं। ये समझते हो ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। तो ये स्टिग्मा पे क्या आता है? तो पोलन ग्रेन। देखो ऐसे पोलन ग्रेन आ गया ढेर सारा। पोलन ग्रेन कहाँ से आता है तो वो आपको पता होगा, एंथर एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से आता है। ठीक है ना? तो एंथर से स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन्स आ गया। ये क्या है? तो पोलन ग्रेन्स है। इसे डिटेल में बताऊंगा रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। यहाँ पे बस हमें जिससे मतलब है उसे देखेंगे। ये पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे। तो पोलन ग्रेन आ गया पॉलिनेशन के थ्रू, इतना तो समझ रहे हो। पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, वाटर से होता है, बहुत सारी चीजों से होता है। अब देखो, जैसे ही पोलन ग्रेन आता है, यहाँ पे समझना है इस पोलन ग्रेन को पहुंचना होता है एक्चुअली नीचे वाले रीजन में। क्लियर है ना? इस ओवरी में पहुंचना होता है, क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे ओव्यूल्स, प्रेजेंट होते हैं। आ रहा है समझ में? यानी अगर यहाँ पे एक सिंपल सा इस तरीके से मैं दिखाऊं ना रीजन, तो ये इस तरीके से होता है। ऐसे समझो, तो नीचे इसकी एक ओपनिंग होती है। ठीक है ना? और यहाँ से एक इस तरीके से पाइप जाता है, एक एक ट्यूब जाता है, आपको पता होगा, जो इस तरीके से जाता है और यहाँ पे इंटर करता है। ये क्या है? तो एक पतला सा ट्यूब है। ये मैंने क्या बना दिया? एक पतला सा ट्यूब बना दिया। आराम समझ में? ये इंटर करता है यहाँ से। अब देखो, इसी ट्यूब से होते हुए पोलन ग्रेन्स जाते हैं यहाँ पे। आराम समझ में ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये इस फ्लावर में पहले से ही होता है या फिर बाद में बनता है? क्या लगता है आपको? ये पोलन ट्यूब्स पहले से ही होता है या बाद में बनता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर फिगर में तो देखते हैं पहले से ही बना होता है। तो पहले से ही होता होगा ऑब्वियसली, है ना? इसे बनते हुए तो हमने देखा भी नहीं है। तो देखो ध्यान से समझना, ये एक्चुअली ना पहले से यहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं है। पोलन ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, लेकिन बाद में, अभी नहीं। समझो, तो पोलन ट्यूब बनता कब है? तो पोलन ट्यूब एक्चुअली तब बनता है जब एक रिएक्शन होता है। समझोगे, एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आ रहा है समझ में? जब पोलन पिस्टिल में इंटरेक्शन होता है, ठीक है,
तो वहां पे ना ओवरी ओवरी से भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उसी केमिकल के रिस्पॉन्स में उसी केमिकल, और ये देखो ये जो इंटरेक्शन होता है ना ये बहुत जरूरी भी होता है। जैसे देखो तुम समझो यहाँ पे एक मान लो चाइना रोज का फ्लावर है, अब उस पे पोलन ग्रेन आ गया है किसी दूसरे फ्लावर का, आ रहा है समझ में, पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का आ गया है, तो क्या वो पॉलिनेशन कर पाएगा? द आंसर इज नो, वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन समझो अगर चाइना रोज का ही पोलन ग्रेन आया तो पॉलिनेशन यानी कि वहां फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा, पॉलिनेशन तो कर लेगा लेकिन उसके आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन ये सब नहीं हो पाएगा, क्लियर है ना। लेकिन वही अगर सेम स्पेसिस का हो, सेम स्पेसिस का हो तो क्या होगा, वहां पे पॉलिनेशन के आगे का भी प्रोसेस फर्दर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ पहले आपको? अब देखो इसके आगे समझना, तो ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसलिए हो रहा है ना बेसिकली कि अपने स्पेसिस को पहचान सके, वो जो सेल आ रहा है ना उसी के स्पेसिस का है, यानी इसका इसका क्या आइडेंटिफिकेशन हो सके, क्लियर है ना। ये हर स्पेसिस में चलता है। आपने डाइवर्सिटी पढ़ा है ना 9th में, तो डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा स्पेसीज, आपने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये पढ़ा होगा ना, स्पेसीज आया होगा उसमें। और स्पेसीज में आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे नीचे वाला है हियरार्ची सिस्टम में, और स्पेसीज का डेफिनेशन ये आया होगा कि यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सके एक दूसरे से आपस में, क्लियर है ना। तो उसी को स्पेसीज में रखता है। अगर वो इंटरब्रीड ना कर सके, रिप्रोडक्शन नहीं कर सके, उसे स्पेसीज में नहीं रखते। यानी रिप्रोडक्शन सिर्फ स्पेसीज तक ही पॉसिबल होता है। उसके आगे चले जाए अगर हम जीनस में, तो वहां पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है वो सब केसेस। अगर कुछ आपने सुना भी होगा न्यूज में इधर उधर तो ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी यही बोलता है कि स्पेसीज में ही सिर्फ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। उसके आगे जीनस, क्लास, ऑर्डर कहीं भी चले जाओ वहां रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ समझोगे उसी तरीके से क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ और ये एक तरह से पहचान हुई अपने सेल की, और जैसे ही पहचान हुई तो ओवरी ने कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिलीज किया, और इसी केमिकल के रिस्पॉन्स में यहाँ से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ शुरू हुआ टुवार्ड्स द ओवरी, क्लियर हुआ। और इसी पॉलन ट्यूब से होते हुए पॉलन ग्रेन्स चले जाएंगे ओवरी में, और ओव्यूल के साथ फिर उनका रिएक्शन मतलब रिएक्शन होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा, और भी आगे जितने भी प्रोसेस होते हैं ना वो सब प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का, फिर फाइनली जाके सीड बनेगा। क्लियर हुआ इतना? आ रहा है समझ में? तो ध्यान से देखो, पॉलन ग्रेन का, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो क्या है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे एक चीज और चाहो तो याद रख सकते हो, ये जो पॉलन ट्यूब बनते हैं ना वो एक नहीं बनता है, ढेर सारे बनते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, और कोई एक ही होता है जो ओवरी तक पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ। वैसे इसे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा कहाँ पे, तो जब मैं रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन। तो इतना आप थोड़ा सा भी तो समझ गए होगे ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लो, कीमोट्रोपिज्म में क्या लिख लोगे, बस जैसे हम लिखते आ रहे थे बाकी सबका, क्या लिखोगे, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टू सर्टेन केमिकल्स। तो ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। यहाँ पे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखो चाहे नहीं, एग्जाम्पल याद रखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख लेना कि ये ग्रोथ ऑफ pollen tube is an example of कीमोट्रोपिज्म। ये किसका एग्जाम्पल है, तो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इसी पॉलन ट्यूब से होके कौन जाएगा, तो कौन जाएगा, तो पॉलन ग्रेन जाएगा, ठीक है ना। चलो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, चलो एक टॉपिक और खींच देते हैं यहाँ पे, या रहने दूं उसे, कितना टाइम हो गया, आधे घंटे हो गए लगभग, नहीं चलो फिर रहने देते हैं। बाकी का जो दो टॉपिक बच गया ना उसे नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर।